अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं अनमोल हक। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कल के होने वाले OIC के अहम इजलास के हवाले से कि किस तरह से तमाम तर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने उसमें अपनी शिरकत को इख्तियार किया और किस तरह से गज़ा पर कायम सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और साथ ही साथ सीज़ फायर का और जो हथियार फराहम किए जा रहे हैं गज़ा पर कायम सूरत हाल के हवाले से और गज़ा के ख़िलाफ़ उनकी फराहमी को मुअत्तल करने का भी मुतालबा सामने आया तमाम तर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की जानिब से। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि इलेक्शंस का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, तो सियासी कॉन्फ्रेंसेस और अहम मुलाकातें भी जारी हैं और नून लीग का वफ्द इस वक्त जो है वो सिंध में मौजूद है और सियासी जो जमातें हैं उनके साथ मुलाकातें भी कर रहा है, जिसमें अहम मुलाकातें JUIF के साथ नज़र आ रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ फजलुर रहमान की जमात के साथ किस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और किस तरह से उनके साथ इत्तेहाद करके कोशिश में है कि नून लीग अपने इलेक्शंस को जो है वो उनमें अपना पार्ट ले सके। इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी पिछले दिनों में नज़र आ रही थी और उस स्टेबिलिटी का एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, उसके फाइनेंसिस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से उसको बेनिफाई कर सकेगी। और इसके साथ साथ IMF के अंदर जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर चल रहा है, क्या वो मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, पाकिस्तान उन तमाम तर कंडीशंस को पूरा कर सकेगा या नहीं, और अगर पाकिस्तान तमाम तर कंडीशंस को पूरा कर सकता है तो आम आदमी पर क्या बोझ पड़ेगा और अगर नहीं कर सकता तो क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होने वाले अहम इजलास के लिए, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर पहला सवाल, एक अहम इजलास कल हुआ OIC का रियाद में, पाकिस्तान समेत तमाम जो मुस्लिम ममालिक थे उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और सीज़ फायर की बात की, जंगबंदी की बात की। सर तमाम तर मुस्लिम ममालिक ने अब तकरीबन ये कोई एक माह से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, अभी इक़दाम किया गया, इसको सराहा भी जा रहा है। क्या ये तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से इनफ होगा, काफ़ी होगा, या मज़ीद भी इस पर जो है वो कुछ करना चाहिए, मज़ीद भी जो है वो अपने मौक़िफ़ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए गज़ा की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको कंडेम करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदकिस्मती से आज उस जो गजा की जंग है उसको शुरू हुए तकरीबन 1 महीना और 3 दिन गुजर चुके हैं। 7 अक्टूबर को ये लड़ाई शुरू हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 11,000 से ज्यादा लोग वहां पे शहीद हो चुके हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा आपके बच्चे हैं और 3 से 4,000 जो खवातीन हैं और फिर उसके अलावा उनके कोई मर्द हजरात हैं। लेकिन एक शख्स भी क्यों वहां पे शहीद हों, जबकि पूरी मुसलमान दुनिया उनके साथ खड़ी होनी चाहिए थी, जैसे कि वेस्टर्न दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हुई। बदकिस्मती से जब ये मीटिंग अभी होनी थी आपकी अरब लीग की और OIC की, तो OIC को अलग यूज किया जाना था प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए और इसी तरह अरब लीग को यूज किया जाना था। लेकिन अरब लीग में बदकिस्मती से जब फिजिकल तजावीज दी गई कि हमें फिजिकल एक्ट करना होगा वरना ये जो कम्युनिके है इससे आप वो उस तरह की चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे जिससे जंग बनने की तरफ बढ़ा जा सके। उसमें सऊदीया भी इतलाक के मुताबिक सऊदीया है, मराकश है, UAE है और बहरीन, इन्होंने 5 इस तरह की जो तजावीज दी थी वो उसके ऊपर इतफाक ना हो सका, तो लिहाजा वो 5 तजवीज में इतफाक ना हुआ तो फिर इन्होंने OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर अरब का नाम डाल के अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इसका नाम दिया गया और समिट कराई गई। अब वो 5 तजावीज क्या थी? 5 तजावीज ये थी कि आप जिन जिन ममालिक ने उनके साथ सफारती या सियासी ताल्लुकात जारी रखे हुए और सिक्योरिटी मिलिट्री वो ताल्लुकात को आप उसका मुनक़ता कर दें या फ्रीज कर दें। सेकेंडली उन्होंने कहा कि आप जो आपकी एयर स्पेस यूज होती है अरब कंट्रीज की, उस जो इजरायली जहाज है उनके लिए वो बंद कर दें। इसी तरह जो अड्डे हैं जो कि अमेरिकन यूज करते हैं अरब कंट्रीज के अंदर इसराइल को असला पहुंचाने के लिए, उनको फ्रीज किया जाए, उन ताल्लुकात को या उनको रोका जा सके। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी एक वफद बनाया जाए अरब ममालिक के जो मंदूब हैं कि जो ब्रसल्स में जाएं, यूरोपियन यूनियन में, न्यूयॉर्क जाएं, जेनेवा जाएं, वाशिंगटन जाएं और वहां जाके इनकी जो है फिजिकल प्रेशर उनके ऊपर डालें ताकि डायलॉग करें ताकि इनकी जंगबंदी हो सके। लेकिन जब इन चीजों के ऊपर आप इत्तेफाक ना हुआ तो फिर उसकी अलग से मीटिंग अरब लीग की ना हुई और अरब लीग की और OIC की मीटिंग मिला के ये परसों हुई थी। इसका भी जो कम्युनिके है इसमें कोई शक नहीं है, उसमें सऊदीया ने, टर्की ने, आपके UAE ने और बाकी जो इन सब ने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। सर ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन अब ली गई है 1 माह और 3 दिन के बाद, ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक तो इसकी टाइमिंग बताइएगा कि पहले भी जो है ये इकदाम किया जा सकता था,
एक माह 3 दिन हो चुके हैं, इंसानी जानों का ज़िया जो है वो मुसलसल जारी है। तो पहले भी तो ये इकदाम लिया जा सकता था, और ये मुस्लिम ममालिक की तरफ से ओआईसी का इजलास बुला लेना, इसे कंडेम कर लेना, सीज फायर का मुतालबा कर देना, ये काफ़ी है? देखिए, इसे मुतालबात से काम नहीं चलेंगे, आपको फिजिकल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं लड़ाई की तरफ बात इसलिए नहीं करता कि इसराइल एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और उसके पीछे अमेरिकन भी खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डर के चुप हो जाएं। और भी फिजिकल आप रॉकेट्स मारने, मिसाइल मारने के, बॉम्ब मारने के अलावा भी और भी बड़ी चीजें हैं कि जिसमें आप अगर वो एक्शन लेंगे, जैसे कि 5 एक्शन ये वाले थे कि आप उनके साथ ताल्लुकात खत्म करें, उनका जहाजों को अपने उसके ऊपर से ना गुजरने दें, आप ऑयल को उसके खिलाफ जो है लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करें। इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो माइट इज राइट की बात चल रही है, और अब जिसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास ताकत है वो दुनिया पे रूल करेगा। डिस्पाइट के तमाम जो आपके लोग हैं, पॉपुलेशन है यूके के अंदर और यूएस में खास करके, इस तरह यूरोपियन यूनियन के मुमालिक में बेतहाशा के जो है इसमें हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। टर्की के अंदर इतना बड़ा मुजाहरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये पॉलिटिकल प्रेशर उस तरह की चीज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। इवन ओआईसी की जो अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अभी कल खत्म हुई है, इसका कम्युनिके आया, उसके 1 घंटे के बाद नेतन्याहू ने आके मीडिया पे कहा कि मैं जंगबंदी के मुतालबे को नहीं मानता, और हम जब तक सारे हॉस्टेजेस मेरे रिलीज नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक मैं जंगबंदी की तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये आप इसके क्या करें, मतलब क्या कम्युनिके निकाल के आप इस तरह से समझते हैं? इस मौका के ऊपर जब नेतन्याहू ने साफ क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि जंग बंदी की तरफ हम जा ही नहीं रहे जब तक हमारे जो तमाम यरगमालियों ने रिहा नहीं कर दिया जाता, तो यहाँ पर जो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे कायम किए गए हैं, उनका क्या रोल है? वो कहाँ गायब हैं? या कहने की ये सिर्फ मुसलमानों की तरह जो है वो मुसलमानों की तरफ ये सिचुएशन क्रिएट हुई है इसलिए वो गायब है मौका से, या उनका रोल किस तरह से उनको अपना प्ले करना चाहिए कि न्यूट्रलिटी की तरफ हमें नजर आए कि ये वाकई में इदारे जो है इंसानी हकूक के लिए काम कर रहे हैं, न्यूट्रल रह के काम कर रहे हैं? देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गई, जेनोसाइड वॉच हो गई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इटसेल्फ हो गई। ये तमाम तीनों जो इदारे हैं जो बेसिकली इस तरह के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको रोकने में एक किरदार अदा करते हैं। ये लगता है कि ये ज़ेली इदारे बन गए इसराइल के, या फॉर दैट मैटर अमेरिकन के। वजह उसकी ये है कि आपकी जो 60 से 70% जो फंडिंग आती है इन इदारों को चलाने के लिए, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए, इनकी जो फंडिंग आती है वो यूरोपियन यूनियन या फॉर दैट मैटर अमेरिकन से ज्यादा आती है। 50% तो सिर्फ अमेरिका देता है। तो लिहाजा जब आप फंडिंग इतने बड़े लेवल के ऊपर करेंगे तो उनकी पॉलिसीज को भी लेके आगे चलना पड़ेगा। तो तमाम जो पुराने इनके रिकॉर्ड थे कि वो जब किसी तीसरे मुल्क में कुछ होता था तो कुछ आवाज बुलंद करते थे, कुछ स्टेटमेंट देते, अभी भी दबे दबे अल्फाजों में कर तो रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद जिसको चैप्टर 7 के तहत नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं होने जा रहा। और इसके लिए मैं फिर वही कहूंगा कि इसलिए पाकिस्तान को कहते हैं कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फौज है, एक ट्रेंड आर्मी है, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें हमारे से इंडिया या दूसरे हमारे जो दुश्मन है वो नहीं कर पाते। लेकिन अभी आप सीरिया में जाके देखें क्या हो रहा है, हाल है, इजिप्ट को देखें क्या है, जॉर्डन को क्या है। तो ये तमाम लोग जो है किसी में महकूम होकर रह गए। लिहाजा जब तक फिजिकल इकोनॉमिकली खास करके आप इनको हर्ज नहीं करेंगे ये कुछ नहीं होने जा रहा। और अभी तक तमाम इंसानी हकूक के अलमदार जितनी तंजीमें थी वो स्टेटमेंट्स की हद तक ही हैं, सिर्फ कुछ नहीं अब तक ये कर रहे, डिस्पाइट की पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। जी सर, ये तो गज़ा की सिचुएशन थी ना। अगर बात करें यूक्रेन की जंग जब जारी थी तो तब तो तमाम जो इदारे थे वो ऐसे मिलकर काम कर रहे थे, तब इंसानी हकूक़ के जो हैं वो कहने के नारे भी लग रहे थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अब वो तमाम तर इदारे कहाँ गए? अब वो तमाम तर बातें कहाँ गई? अब यूएसए की जो बड़े बड़े पैगामात अब जारी हो रहे थे यूक्रेन के हवाले से, अब वो सारे कहाँ गए सर? देखिए, यूक्रेन का ताल्लुक जो है ना डायरेक्ट नेटो से था, जिसमें अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन पूरी शामिल थी। वो बेसिकली उस बफर को निकालना चाह रहे थे जो कि रशिया और जो आपके ईस्टर्न यूरोप उसके दरमियान यूक्रेन आता है, उसके अंदर अपनी नेटो की फोर्सेस को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट कराने के लिए उसमें डिप्लॉय करना चाहते थे। तो अगेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आ गई। जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे है, इसी तरह जो आप अरब इसमें देखें, आप मिडिल ईस्ट के अंदर तो अमेरिकन का और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो इजराइलीज के साथ लिंक करता है। क्यों? इसलिए कि आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के अंदर हो चाहे अमेरिकन के अंदर हो, उनको कंट्रोल ही आपकी यहूदी करते हैं। आपकी इवन जो आपके जो इलेक्शंस होते हैं अमेरिका के अंदर,
उसकी जो फंडिंग होती है आपके सेनेटर्स के लिए या उनके जो बाकी पार्लियामेंट के लोगों के लिए, वो यहूदी करते हैं। तो जब वो इतने इंटरेस्ट उनके साथ, इसराइल के साथ जब आपके लिंक होंगे, तो फिर पॉलिसीज भी उन्हीं के साथ लेके चलेंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मैंने जैसे पहले कहा कि दुनिया एक एनार्किक सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट करती है और रियल पैराडाइम ठोक बजा के इस पर चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली चीज मसादिक जो है सादिक आती है तमाम चीजों के ऊपर। तो लिहाजा हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी अपनी ताकत को तैयार रखना चाहिए ताकि इस तरह के दुश्मनों के सामने हम कभी लेट ना सकें। और अभी जब तक आप इकोनॉमिक इफेक्ट से पहले शुरू करें, अगर उससे भी काम नहीं आता तो फिर मिलिट्री ऑप्शन जो है फिर उसको भी अलाइव रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक कितना नुकसान हो जाएगा फलस्तीनियों का, कुछ यकीनन कहा उस नहीं जा वक्त तक सकता। कितना नुकसान हो जाएगा ये कोई भी नहीं जानता, और ये नुकसान तो आज भी जारी है और ये कुछ पता नहीं कि ये नुकसान कब तक जारी रहेगा। गजा और इसराइल की सूरत हाल पर बात हो रही थी और मुस्लिम ममालिक ने जो अपना किरदार अदा अब तक किया है या आने वाले दिनों में जो कर सकते हैं उस पर भी बात हो रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का और मजीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी सियासी हवाले से, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUI रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, पहला सवाल ये कि नून लीग का वफ़द जो है वो इस वक्त बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है और जैसे कि सिंध में भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और ज़राए का कहना है कि JUFA के साथ नून लीग का इत्तेहाद जो है मुमकिनात में से है कि हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो अगर कोई मुलाकात हुई है तो वो सुबह सिंध की JUI की जमात से मुलाकात हुई है। अगर इत्तेहाद होगा तो वो तो इत्तेहाद या नहीं होगा वो तो सेंटर ने, मरकज ने फैसला करना, मरकजी जमात ने फैसला करना है। तो मरकजी जमात के साथ तो मेरा ख्याल अभी तक कोई उनकी सिटिंग नहीं हुई। अगर वो हमारे साथ बैठे तो पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं तो MQM के साथ भी बैठे हैं और इसी तरह से बगाड़ साहब के साथ भी शायद बैठे होंगे। मगर फिल वक्त जो है ना उनकी यहाँ पे कोई ऐसी मुलाकात नहीं है जिसको काबिल जिक्र करार दे। तो सर, ये मुलाकात जो है सिर्फ अभी सिंध कराची के लिए स्पेसिफिकली नहीं हुई, क्योंकि ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में भी जो है ये मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ की जानिब से और सुनने में भी आ रहा है, ज़राए का भी बताना है कि इत्तेहाद जो है वो मुमकिन है। तो सिर्फ कराची सिंध में अभी मुलाकातें नहीं हुई या बलूचिस्तान में भी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई अभी तक? नहीं, सिंध की मुलाकात तो मुमकिन है कि मैं तस्दीक उसकी कर सकता हूँ कि वो हुई होगी, मगर बलूचिस्तान में नहीं हुई और हमारी मरकजी जमात में भी नहीं हुई। तो अगर नून लीग जो है वो अप्रोच करती है आपसे इत्तेहाद करने के लिए तो JUFA अपना कदम आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ा सकती? देखिए, दो बातें होती हैं जमातों के दरमियान जब इत्तेहाद होता है। पहले नजरियात का आपस में मिलना और उसके बाद जो है ना वो मफादात का आपस में मिलना। तो ये दोनों बातों को देख के फिर उसके बाद जमातें आगे बढ़ती हैं कि नज़रियात आपस में मिलते हैं और अगर नज़रियात जो है ना फ़र्ज़ कर लीजिए किसी और जमात के साथ आपस में मिल रहे हैं तो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो नज़रियात की होती है और उसके नज़रियात के बाद दूसरी प्रायोरिटी जो है वो मफाद की, दोनों जमातों के मफाद की होती है। तो ये पहले जो यानी कि अभी जो है वो मुलाकातें जो है वो अभी इसका नहीं कहा जा सकता कि हो रही हैं या नहीं हो रही। और सर, जाहिर सी बात है मुलाकातें होंगी तो इत्तेहाद की बातें भी सामने आएंगी, फिर सीट एडजस्टमेंट की बातें भी होंगी इलेक्शंस के लिए। यानी कि आप अभी डिनाई कर रहे हैं कि अभी इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई जिससे हम लोग ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUFA में इत्तेहाद हो चुका है? इत्तेहाद नहीं हुआ, इस बात को मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप इत्तेहाद की बात हो। मगर सूबाई सतह पे कोई मुलाकात, कोई इत्तेहाद या इत्तफाक या इसके मुखालिफ जो भी वाइस वर्सा जो अल्फाज होंगे उस बात को जाहिर नहीं करते या रूटीन की मुलाकातें आप कह सकते। सर, सियासी जमातें जो हैं वो पुरजोश हैं इंतखाबात के लिए और हर एक जो है वो अपने किनारे को बुलंद कर रहे हैं। जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म इस बार लाहौर से नहीं होंगे। नून लीग ये कह रही है कि वज़ीर आज़म इस बार जो होंगे वो नवाज शरीफ ही होंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम का इस पर क्या मैंडेट है? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कितनी मुमकिनात में से है कि JUFA जो है वो मेजॉरिटी सीट्स इस बार लेगी और इलेक्शंस में अपना जो है वो नाम मनवाएगी? देखिए, ये भी मुमकिन है कि वज़ीर आज़म DI खान से हो, तो इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए।
नहीं सर, एतराज तो नहीं है, लेकिन हर पार्टी अपने एक मैंडेट के साथ, एक मंशूर के साथ चल रही है ना, तो आपकी पार्टी का, आपकी जमात का क्या मैंडेट नजर आ रहा है? मैंडेट तो इलेक्शन के बाद नजर आता है ना, मैंडेट की कितनी सीटें उसने ली हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा एक अच्छा मैंडेट होगा और ये मुमकिन है कि हम हुकूमत साजी में शरीक हों और बड़ी मेजॉरिटी के साथ शरीक। सर, सिंध के अंदर, कराची के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो एंटी पीपल्स पार्टी का अलायंस बन रहा है, जिसमें सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। जमात इस्लामी शामिल है, MKM शामिल है, JUFA का भी नाम सामने नज़र आ रहा है, नून लीग का भी नाम नज़र आ रहा है। तो ये जो एंटी अलायंस अगर बन जाता है, कामयाब हो जाता है, तो फिर ये सारी सीट एडजस्टमेंट की बातें तमाम तर जमातों के साथ होंगी या सिर्फ नून लीग के साथ आगे लेकर चली जाएंगी? देखिए, हमारी तरफ से किसी जमात के एंटी कोई अलायंस बनना जो है ये अभी तक प्री मैच्योर बात है। हमारी जमात ने मरकजी सतह पे इसका कोई फैसला नहीं किया, और इसमें मैं आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि दो कंसिडरेशन हो सकती हैं। पहली, नजरियात का आपस में मिलना, और दूसरा, मफादात का आपस में मिलना। तो ये दोनों बातें जिस जमात के साथ इसी प्रायोरिटी के साथ जिस तरह से मैंने बताई हैं, अगर होगा तो इत्तफाक हो सकता है और इत्तेहाद हो सकता है, मगर अभी तक किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं है। सर, PTI के लिए तो एक बड़ा कंफर्म सा स्टांस है हर सियासी जमात का तकरीबन, कि हम लोग उनके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। आपकी जो सियासी जमात है, क्या उसका दरवाज़ा खुला है बाकी सारी जमातों के लिए कि वो इत्तेहाद के लिए आ सकते हैं, या आपने भी स्पेसिफाई कर लिया कि ये जमात आ सकती है, ये नहीं आ सकती? देखिए, जो जो जमातें सियासी हैं उनके साथ हम बैठ सकते हैं। जो दहशतगर्दी में मुलव्विस थी हैं या हो सकती हैं, उनके साथ हम नहीं बैठ। यानी कि पीपल्स पार्टी का अगर इत्तेहाद होना चाहे तो वो आपकी जमात के साथ हो सकता है, जबकि पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि हम इंडिविजुअली जो है वो इलेक्शंस को लड़ेंगे सिंध के अंदर। कल शायद आपने बिलावल का स्टेटमेंट नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम मौलाना साहब के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। तो सब दरवाजे खुले छोड़े हुए अभी तक। वही प्रायोरिटी सब जमातों की, मेरा ख्याल है कि एज ए पोलिटिकल वर्कर जो मैं बता रहा हूँ कि पहली बात जो है वो नजरियात का मिल जाना, और दूसरी बात मफादात का मिल जाना। सर, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक एतराज़ आ रहा है बड़े टाइम से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलती इलेक्शंस के लिए, ना हमें कभी मिली है, और ये भी कहा गया कि हमें तो आदत हो चुकी है लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर ही इलेक्शंस लड़ने की। क्या आपकी जमात का भी कोई ऐसा नज़रिया है, कोई ऐसा पॉइंट है कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, या आप लोग सेटिस्फाई हैं कि जी हम लोग इलेक्शंस में जिस तरह से लड़ते आ रहे हैं वो भरपूर तरीका, और इसी भरपूर तरीके के साथ हम इलेक्शंस लड़ेंगे इस बार भी 8 फरवरी को? देखिए, हमें तो कत्ल भी किया जा रहा है। मेरा ख्याल है जो सबसे ज्यादा नुकसान दिया जा रहा है इस वक्त, वो तो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को, उसको आप देख लीजिए, माजी करीब में भी देख लीजिए, माजी बईद में भी देख लीजिए, जिन पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा लोग शहीद किए जा रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा लोग जख्मी किए जा रहे हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। सर, नवाज शरीफ की जब से वापसी हुई है, नवाज शरीफ की वापसी से पहले भी अगर बात करें तो उन्हें बड़ी क्लीन चिट मिल गई कि वो इलेक्शंस में किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। फिर उनकी वापसी हुई पाकिस्तान में, और अब जो है उन्हें उसासे भी उनके वापस मिल गए। आपको नहीं लगता कि ये वाकई मेहरबानियाँ हो रही है नवाज शरीफ के ऊपर, और जो पीपल्स पार्टी की जानिब से या बाकी सियासी जमातों की जानिब से जो गिला सामने आ रहा है कि हमें, जैसे आपने कहा कि आपके भी कुछ एतराज़ात हैं, तो ये जो है एतराज़ात क्या वाकई बनते नहीं हैं जब नवाज शरीफ के ऊपर इतनी आसानी एक तरफ बन रही है, और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बाकी पार्टियां एतराज़ कर रही हैं? देखिए, उनके लिए जो रिलीफ मिल, मगर यही रिलीफ जो अनयूजुअल रिलीफ थी करती, तो इमरान खान साहब को माजी में जो है वो अनयूजुअल रिलीफ मिलती रही है, और अब इस वक्त जो है ना अनयूजुअल रिलीफ जो है वो नून लीग को मिल रही है। हमें इन रिलीफ के मिलने पे एतराज़ नहीं है, मासवा इस बात के कि अगर ये रिलीफ जो है आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो और दूसरे पाकिस्तानी शहरियों को इससे इस्तेफादे का मौका मिले। जी ठीक है, बहुत रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
सियासी और आलमी गुफ्तगू के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जो कि आजकल बड़ी अहम बातें भी चल रही हैं इकॉनमी के अंदर। तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। सर, सबसे पहली बात ये कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ है और दूसरा ऑर्डर जो है वो चल रहा है मुज़ाकरात के हवाले से कि हमें जो है वो दूसरी किस्त मिलती है या नहीं मिलती। अगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान जो है उनकी सख्त शराइत को मान लेता है और उसी तरह से जो अमल दरामद करता है, तो क्या ये आसानी पैदा हो सकेगी पाकिस्तान की इकॉनमी में? और अगर हम लोग इसी के ही ऑपोजिट बात कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता है और तमाम तर शराइत जो हैं या उनमें से कुछ शराइत जो हैं वो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उनके साथ नहीं चल पाता, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो थर्ड हमारे पास एक किस्त आएगी या तीसरी किस्त आएगी वो IMF पाकिस्तान को अदा कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनमोल, देखिए, पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। हम उनके साथ जो अहदाफ तय किए हुए हैं 30 सितंबर के, सो ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये भी याद रखिए कि ये एक फंड की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ये एक 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो ब्रिज कर रहा है आपका वक्त 1 जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक। ये क्या वक्त है? जब आप एक नए इलेक्शन साइकिल में चले जाएंगे, वो इलेक्शन साइकिल खत्म हो जाएगा, आपकी एक नई हुकूमत आ जाएगी, वो एक 5 साला मंसूबा लेके मुल्क का चलेगी। आप क्यों इनहराफ नहीं कर सकते? इसलिए कि आपके जो ज़र मुबादला की पोजीशन है वो इस वक्त $7.5 अरब की है। ये हार्डली पाकिस्तान के 1.5 माह की जो इंपोर्ट्स हैं उसको कवर करें। दैट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन, अनमोल। सेकेंडली, ये याद रखिए कि पाकिस्तान को $28 अरब IMF का ये तखमीना था चाहिए इस साल में। अब वो कम हो जाएगा शायद $2-3 अरब, बिकॉज करंट अकाउंट थोड़ा कम आ रहा है। अगर आपको $25-26 अरब भी चाहिए, जिसमें रीप्रोफाइलिंग भी है, रीफाइनेंसिंग, रोल ओवर्स, कमर्शियल फाइनेंसिंग, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग, बायलैटरल फाइनेंसिंग, ये सब रकूम IMF की अम्ब्रेला में ही आ सकती हैं। IMF की अम्ब्रेला से आसानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल ये फंड्स ना आए और रुपए की कदर पे प्रेशर आए तो आपकी इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, आपकी जो खरीदोनोश की इंपोर्ट है वो कम हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट करने के लिए कम हो जाएगी। सो 30 सितंबर के जो अहदाफ हैं जिस पे ये सारा जायजा है अनमोल, वो लार्जली लग रहा है कि वी आर इन द बॉल पार्क। मैं आजकल एक उस पर वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आई थिंक वी आर कॉशियसली कंफर्टेबल जहां पे खड़े हुए हैं। और अगर उनके साथ कोई और थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स, जिसको आप अनमोल कहती हैं शराइत, उसको मैं कहता हूं कि थोड़ी इकोनॉमी की एडजस्टमेंट्स, चाहे वो टैक्स पे हो, एक्सपेंडिचर पे हो, एनर्जी पे हो, रुपए की कदर पे हो, मॉनेटरी पे हो, यही एडजस्टमेंट्स हैं जो हो रही हैं। वो करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। $710 मिलियन ये लेने चाहिए अनमोल। अगर आप ये पैसे ले लेंगे तो याद रखिए कि बहुत से और जराए आपके लिए जो है वो ओपन अप कर जाएंगे, आपकी मार्केट्स को तकवीयत मिलेगी, आपके SIFC के थ्रू यकीनन ये जो $710 मिलियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान तमाम तर शराइत या आप जो कह रहे हैं कंडीशंस उनको फुलफिल कर सकेगा जो IMF की जानिब से की जा रही है? देखिए, एक्सटर्नल फ्रंट पे पाकिस्तान का यानी कि जो बैरूनी फंड्स का इनफ्लो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। मसलन हमने कहा कि हम $5 अरब जो हैं वो कमर्शियल फाइनेंसिंग में, इसका मतलब सादी सी ज़बान है कि बैंकों से बाहर के, और ये UAE के और चाइनीज बैंक्स है वहां से लाएंगे। बट जो रेट मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहा है उस पर शायद इतना कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त का जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि वो उस पर रकम ले सकें। हमने फिर कहा कि हम $1.5 अरब पाकिस्तान का एक बॉन्ड फ्लोट करके लाएंगे। मैं आपसे अभी शेयर करता हूं कि टर्किश इकोनॉमी, जिसके हमारे से बेहतर क्रेडिट रेटिंग्स हैं, उन्होंने अभी $2.5 अरब का सकूक फ्लोट किया है और उसका रेट है 8.5%, यानी कि डॉलर पे दे रहे हैं। तो अगर उससे देखूं मैं तो पाकिस्तान का रेट कदरे ज्यादा होगा। ये एक आई थिंक इस वक्त का इशू है। दूसरा ये इशू है कि किस तरह आपने एक्सपेंडिचर्स को कम किया हुआ है और उनको खोलेंगे तो क्या आपके खसारे जो हैं अंदरूनी वो बढ़ जाएंगे, उनको कैसे संभालेंगे। फिर कुछ स्ट्रक्चरल काम एनर्जी पे
आपने जरूर चोरों को पकड़ा, आपने जरूर थेफ्ट पे काम किया, बट फंडामेंटल रिफॉर्म जो है डिस्कोर्स का, एनर्जी सेक्टर का, वो कैसे होगा? हमने एक किताब लिखनी है अनमोल। ये किताब बताती है कि पाकिस्तान की जो सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो कैसी चल रही हैं। आप हैरान होंगी कि हमने 2019 की आखिरी किताब लिखी है। ये पहली किताब चूंकि मैंने खुद लिखी थी 2013 में बड़ी मेहनत करके, और फिर अपडेट भी करते रहे। आईएमएफ ने इसको एज अ रिफॉर्म पिकअप कर लिया है। उनका एक बेंचमार्क है कि आप ये किताब लिखिए, और ये किताब जो है दिसंबर तक हमने लिखनी है। इसी तरह हमने एक बड़ा रिफॉर्म ये करना है कि आपके जो आता है ना जीडीपी के जी ग्रोथ कितनी हो, वो साल के आखिर में आता है। अब वो कह रहे हैं कि आप हर क्वार्टर का फिगर दें, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन फ्रंट ऑफ अस, but without this hard work and more, I don't think Pakistan has any choice but to fulfill these adjustments, these यकीनन पाकिस्तान conditionalities, के these पास अब कोई benchmarks. और चॉइसेस भी नहीं बच जाएंगी। अगर ये पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की तमाम तर शराइत पूरी नहीं करता तो हमारे पास और कोई चॉइसेस भी नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्कुल इकोनॉमी अनस्टेबल है। डॉक्टर साहब, हुकाम ने 15 लाख लोगों को टैक्स नेट हुकाम ने जो है वो शामिल करने का एक कह लें कि एक ओपिनियन सामने आया है। तो इतने बड़े फिगर को एकदम से लेकर चलना और सडन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कराना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा जितने भी जो है वो कह रहे हैं हमारे इक़्तिदार में आने वाली हुकूमतों की जानिब से, इदारों की जानिब से, और किस तरह से इसको जो है वो अकम्प्लिश किया जा सकता है? अनमोल, ये पाकिस्तान का ना मतलब दूसरा बड़ा मसला है। पहला बड़ा मसला इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में आना, जिसकी हमने बात की, डेट की भी, और मैंने जिक्र किया कि एसआईएफसी के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं अपने कई सेक्टर्स में। और जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है, जो आपने सही रखा, कि पाकिस्तान का जब तक अपना डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होगी ना, तो आप हमेशा मांगते ही रहेंगे दुनिया से। अब आपका पोटेंशियल क्या है और आप कर क्या रहे हैं? आपका पोटेंशियल, आज जो टैक्स लागू हैं उसकी बहुत सी स्टडीज ये हमें बताती हैं, और ये इंटरनेशनली बेस्ड स्टडीज हैं, ये कोई पाकिस्तान की नहीं है, कि पाकिस्तान अगर 9% इस वक्त एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी रखे हुए है, तो 12% का पोटेंशियल है विद द टैक्सेस। सो एक तो इन्फोर्समेंट करनी है, दूसरा आपने जैसे फरमाया और बिल्कुल सही फरमाया कि आपने अपनी टैक्स नेट को रिटेलर्स पे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, स्टॉक मार्केट पे, इन सब एरियाज में आपने बढ़ाना है और इनको टैक्स नेट में प्रॉपरली लाना है। बहुत से ऐसे इनकम अर्नर्स हैं, उनको भी आपने टैक्स नेट में लाना है। ये डेटा हमारे पास मौजूद है। असल बात यह है कि उस डेटे को कोई जाके मेहनत करे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में ये सारा पोटेंशियल तो है अनमोल, समवन हैज टू डू द हार्ड वर्क, कि देखें कि मैंने कितना ट्रैवल किया है, मेरे पास कौन सी गाड़ियां हैं, मैं बिजली का कितना बिल देता हूँ, उसके मुताबिक क्या मेरा टैक्स जो है वो बनता है इतना। अगर नहीं बनता तो मुझे पूछें कि भाई आप क्यों अंडर पे कर रहे हैं। फिर रिटेलर्स पाकिस्तान में एक अंदाजा है कि 3 से 4 मिलियन है। सर यकीनन someone has to do something, but we are looking for someone who can do all this. सर बात की जाए कर्जों की तो हमारे पास फिगर आती है कि सालाना बुनियादों पर 7.7% का इजाफा हो रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की इनसफिशेंसी है। किस तरह से पाकिस्तान को ये सारी सिचुएशन को टैकल करना चाहिए? कर्जे बढ़े हैं दिन ब दिन, इकोनॉमी अनस्टेबल हो रही है। ये सारी सिचुएशन जो है वो अब पाकिस्तान के लिए किस तरह से डिफ़िकल्टीज और क्रिएट कर रही है और किस तरह से इसको स्टेबल किया जा सकता है? तो अनमोल, बात यह है कि पाकिस्तान का डेट क्यों बढ़ता है। सबसे पहला ये जो सोच है वो हमें सामने रखनी है। डेट इज वेरी सिंपली क्रिएटेड जब एक टैक्स कलेक्शन आती है, फिर एक नॉन टैक्स कलेक्शन आती है, एनटीआर जिसको हम कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसको जब हम इकट्ठा करते हैं और जब हम अपने सारे खर्चे कर लेते हैं तो हम एक खसारा करते हैं जो बहुत बड़ा होता है। उस खसारे को पूरा करने के लिए 8,000 अरब जाके बोरो करेंगे इस साल। अब पहली बात हमने कर दी कि आपने एफबीआर का टैक्स टू जीडीपी ठीक करना है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने खर्चों का जो हुजम है उसको कम करना है, बट द क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, इट इज नॉट ओनली कि आप कम खर्च करें, आपकी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट, ऑन करंट एक्सपेंडिचर, ऑन सब्सिडीज, ये सब जो है इसमें क्वालिटेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। सब्सिडी अमीरों की बजाय टारगेटेड होनी चाहिए, रिलीफ टारगेटेड होना चाहिए। और जो डेट का है, ये मैंने बहुत दफा
पाकिस्तान में बात की है, बड़े कम लोग समझते हैं। एक्चुअली आई एम वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट की रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। पाकिस्तान की डेट की रीस्ट्रक्चरिंग एक्सटर्नल की नहीं होनी चाहिए। ये मैं इतना क्लियरली इसलिए कहता हूं कि कोई पॉलिसी मेकर भी आपका प्रोग्राम अगर सुन रहा है तो ये प्लीज इतना आसानी से ना समझें कि ये कोई हम डेट रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, ना ही इसकी जरूरत है। आपके डेट की एक रीप्रोफाइल होने वाला है, ना सिर्फ पब्लिक एक्सटर्नल डेट बल्कि आईपीपीज जिनका इस वक्त डेट है पाकिस्तान पे, ये भी रीप्रोफाइल होने वाला है। यानी कि 10 साल 20 साल पे ले जाएं। 10 साल वाला आईपीपीज का जो हर साल पेबल है उसको 5 साल पे ले जाएं, तो आपका डेट जो है वो 3-4 साल के लिए सस्टेनेबल हो जाएगा एक्सटर्नल का। इसमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इसमें अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं, और यकीनन सर पाकिस्तान काम में करने की तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरत है और बड़ी स्पेस भी है। अभी बहुत सारी जगहों पे काम जो है वो करना भी चाहिए और करना बनता भी है ताकि स्टेबिलिटी आ सके। डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पास प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत सारे इदारों की हो रही है जिसमें पीआईए जो है सर फहरिस्त आ रहा है, तो ये क्या आखिरी ऑप्शन है कि एक एक करके हम अपने सारे इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं? हमारे पास इम्बैलेंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, हम लोगों को नहीं पता कि कितने पैसे एक्सपेंडिचर्स में लगाने हैं, कितने हम लोगों ने सेव आउट करने हैं, हमारे पास फाइनेंसिस का कोई इतना वो नहीं है, तो क्या मतलब प्राइवेटाइजेशन आखिरी हल है? 2013 में जब ये पहली किताब लिखी जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, तो 212 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी। आज भी 212 ही स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उसमें से 167 कमर्शियल अदारे हैं। आप एक फर्क ये देखिए कि आप पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर को देखिए, आपके पास कई लोग हैं, कंपटीशन है, मार्केट ने कीमतें नीचे कर दी हैं। मैं पेरिस में भी बैठ के आपसे प्रोग्राम करता हूं, मैं लाहौर में भी करता हूं, इस्लामाबाद में भी करता हूं, और हम कंफर्टेबली करते हैं और उसी स्पीड पे करते हैं जो मैं पेरिस में करता हूं, उसी स्पीड पे लाहौर और इस्लामाबाद में करता हूं। अब आप इसको कंपेयर कीजिए कि एक पीआईए है, पिछले साल 88 अरब रुपए का नुकसान किया था। पहले 6 माह जो हैं इस साल के, उसमें 60 अरब रुपए का नुकसान कर पाई है और 150 अरब कर देगी अगर चलती रही। हमने कभी तय ही नहीं किया कि इन अदारों को कमर्शियल एंटिटीज चलाएंगे। अगर ये तय कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर मैं आज कन्विंस हूं इस बात पे, और पिछले कई साल से लिख भी रहा हूं और कह भी रहा हूं, गवर्नमेंट की सीट पर बैठकर भी कहता था, पीआईए एनर्जी सेक्टर आपको फौरी तौर पे इससे अलहदा हो जाना चाहिए, इनके को टेलीकॉम सेक्टर की तरह, बैंकिंग सेक्टर की तरह, वरना जो नुकसानात हैं ये आप कर नहीं सकते। इसका आसान जवाब ये है, जब तक ये मेरी मैनेजमेंट में नहीं होगा कि उन्होंने शेयर होल्डर जो कि पाकिस्तान के लोग हैं उनका रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, और कोई काम नहीं है उनका, दैट इज देयर जॉब। पर वो ऐसा नहीं सोचते और ना ही कभी सोच सकते हैं, ना ही वो ये सोच सकते हैं कि एक एफिशिएंट डिलीवरी उनका काम है। सो अगर ये सोच ही नहीं है, और ना ही हम कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे लगा पाएंगे, मैं इस बात पे भी कन्विंस हूं, मैंने कई बोर्ड्स बनाए हैं, और ना ही उनका स्टेक आता है। पब्लिक टीवी के ओनर्स मेक श्योर करते होंगे कि उनके एंकर्स भी अच्छे हों, उनके लाइट्स वाले भी अच्छे हों, उनके कैमरा वाले भी अच्छे हों, बिकॉज उनका स्टेक है, उनकी कमाई यहां से होती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी जो आप कहेंगे साख है वो यहां से आ रही है। आप बताइए कहां सरकार में ये चीजें सोची जाती हैं? सो वेरी सिंपल। सर एक आखिरी सवाल की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो बहाली की तरफ अब जा रही है, और देखने में आया कि जो डॉलर का रेट है वो भी काफ़ी हद तक गिरा, कुछ हद तक स्टेबिलिटी नज़र भी आई हमें। लेकिन ये सारी चीज़ें और फिर एक तरफ आम आदमी, दोनों को कैसे रिलेट आउट करेंगे? किस तरह से आम आदमी को इन तमाम तर चीज़ों का कहने की एक बेनिफिट मिल सकता है? सो अनमोल, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, माशाल्लाह आपने पूरी इकोनॉमी का जो हुजम है ना वो आज कवर कर लिया है मेरे साथ। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत सस्ता हो गया था। ऑनेस्टली हम 3 के एक प्राइस अर्निंग रेशियोज पे थे। इसका आसान जवाब ये कि हम नॉर्मली एवरेज आउट करते हैं 8 में, अगर मैं पिछले 10 20 30 साल देखूं स्टॉक मार्केट में। इसकी इतना सस्ता होने की वजह, पाकिस्तान की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की अच्छी आने की वजह, पाकिस्तान की थोड़ी सी
ये जो अब इलेक्शन की सर्टेनिटी आने की वजह, पाकिस्तान की ये भी बात सामने आई है कि थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो गिर रही थी वो रुक गई है। एग्रीकल्चर बेहतर आ रहा है, वीट कॉटन क्रॉप बेहतर आ रहे हैं। थोड़ा सा स्मगलिंग, होर्डिंग और रुपए की कदर में थोड़ी सी जो कंफर्ट आया है, बिकॉज आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए और एक्शंस भी किए और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे भी काम किया। ये भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान शायद आईएमएफ के साथ एक, जिस तरह मैं कहता हूं कि एक क्वाइट सा कंफर्ट है जिसमें आगे बढ़ रहा है। अगर इन सब चीजों को पुट टुगेदर करें और सस्ते हिस्सेस देखें तो आपको स्टॉक मार्केट में एक थोड़ी सी रमक नजर आई है और मार्केट ने बेहतर बिहेव किया और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ। जी ठीक है। बहुत इकोनॉमी एक्सपर्ट डॉक्टर खाका नजीब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही थी कि किस तरह से इसमें स्टेबिलिटी लाई जा सकती है और किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं।